वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज भी हम जो सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे। पिछले चंद दिनों में एकदम इतनी कशीदगी जो है वो सियासी जो सूरत हाल है उसमें बढ़ गई कि अब सबकी ही नज़रें इस पर हैं। अब कहानी अगर शुरू हुई थी कश्मीर के इलेक्शंस पर और जो लफ्ज़ी गोलाबारी हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो उसमें फिर आया जो नया ट्विस्ट, वो था मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला और उनकी तकरीर, जिसमें उन्होंने कहा कि सिस्टम जो है या निज़ाम जो है वो कोलैप्स कर गया है। इसी बात को फिर इंडोर्स किया, सपोर्ट किया DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने, और दोनों ने ही जिक्र किया नए सूबों का गवर्नेंस का। उससे अब एक नया किस्सा जो है वो शुरू हो गया है कि क्या सचमुच हुकूमत के ऊपर कोई दबाव है इस्टेब्लिशमेंट का, किसी और का, कि सिस्टम में तब्दीली की जाए और जल्द ही की जाए। कुछ सहाफ़ियों ने भी कहा कि डेडलाइन दी हुई है, 6 महीने का वक्त है। मगर फिर एक बहुत अहम स्टोरी आई, द न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव जो रिपोर्टर, माफ़ करिएगा, एडिटर इन्वेस्टिगेशन है अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब ने मौजूदा जो हालात हैं उनको देखा और उसके बाद ये फ़ैसला किया कि इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है, और उन्होंने अपनी जमात को ये कहा कि वो मोहसिन नकवी साहब के बयान को नज़रअंदाज कर दें। इस बात का ज़िक्र राना सनाउल्लाह ने भी गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा कि ना तो कोई डेडलाइन हमें मिली है, ना ही कोई बात की गई है, और नवाज़ शरीफ साहब ने मना कर दिया है कि इस बयान पर कोई जवाब नहीं देना। मगर दूसरी तरफ ये तो हम कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से न सिर्फ तनकीद की जा रही है कश्मीर के इलेक्शंस को लेके, जहां वो बार बार न सिर्फ ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है, बल्कि वो सारी PMLN की हुकूमत पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं ये तो फॉर्म 47 जीत के आए हुए हैं और इनकी तो मतलब कि एक लेजिटिमेट हुकूमत ही नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बयान ये भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उल्टी गिनती हुकूमत के लिए शुरू हो गई है। मगर हुकूमत के ऊपर दबाव है, नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले भी हम बात सुनते थे कि काबीना में तब्दीलियां हो रही हैं, और आज फिर हमें बताया गया कि वज़ीर आज़म ऑफिस जो है वो अब सब जो वफाकी वजारतें हैं और डिवीज़न्स या डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कारकर्दगी का वो जायज़ा लेगा, और उनको जो है कोई मखसूस फॉर्म्स हैं वो PM ऑफिस से चले गए हैं, सब उनको दे दिए गए हैं वजारतों को। तो ये तो एक तरफ सूरत हाल है। अब क्या सिर्फ वजारतों में तब्दीली होगी या कोई और बड़ी तब्दीली भी हो सकती है, ये सारा एक इशू है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मौका मिल गया है इस कशीदगी में। उन्होंने भी एक दफ़े फिर बैरिस्टर गौहर साहब जो है उन्होंने सवाल उठा दिए हैं सिस्टम पे और रीसेट की बात कर दी है। इन सब इश्यूज़ पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शज़रा मनसब अली साहिबा, वज़ीर मुमलिकत हैं मौसमियाती तब्दीली की। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर साहब ने, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। जी डॉक्टर शज़रा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो अब कह दिया है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या सचमुच आपके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब ताल्लुकात इतने ख़राब हैं कि न सिर्फ वो आपको फॉर्म 47 की हुकूमत कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने भी आपके दिन गिनने शुरू कर दिए हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो सारी तकारीर हो रही हैं या बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं, वो एक कॉन्टेक्स्ट है जो कि इलेक्शंस हो रहे हैं। जिस वक्त इलेक्शंस होते हैं उस वक्त जितनी भी पार्टीज होती हैं वो अपना मंशूर लेके अवाम के पास जाती हैं, मैनिफेस्टो लेके जाती हैं और दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद भी करती हैं, और कई दफ़ा ये तनकीद बहुत हार्श भी हो जाती है। बिलावल भुट्टो साहब या इनकी पार्टी ने बिल्कुल अपनी जो हार हुई या जो अवाम ने जो फैसला किया उसको मंजूर करना उनके लिए ज़रा मुश्किल हुआ है। उन्होंने ये खुद ही सोच लिया था, क्योंकि पहले उनकी हुकूमत रही तो उन्होंने सोचा कि शायद अभी भी उनको वोट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, GB में भी अवाम ने अपना फैसला सुनाया था और हमने उसको बिल्कुल तस्लीम किया और हमने इनको मुबारकबाद
बयान भी दी, लेकिन ये अभी वो फैसला तस्लीम करना इनके लिए मुश्किल है, इसलिए ये धांधली के इल्जाम भी लगा रहे हैं और मुख्तलिफ हार्श बातें भी कर रहे हैं। ये हुकूमत जो इस वक्त है, सबसे पहले इसको लेजिटिमेसी इन्हीं की पार्टी ने दी थी, बिकॉज इनकी पार्टी ने आके हमारे साथ एक फ्रेमवर्क बनाया शेयरिंग ऑफ पावर की, और हम उसकी वजह से ही हमारी हुकूमत भी बन सकी। तो लेजिटिमेसी इन्होंने खुद प्रोवाइड की, इन्होंने आईनी ओहदे लिए, ठीक। पूरे फ्रेमवर्क बनाया। तो मैं समझती हूँ कि जिस वक्त ये इलेक्शंस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला इनकी एक जमहूरी रिवायात है, बड़ी कुर्बानियां हैं जमहूरियत के लिए, तो इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करके उसी तरीके से इंशाल्लाह वी विल मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल ठीक। शर्मिला साहिबा, आपने बात सुनी शजरा साहिबा की, वो कह रही हैं कि ये इतनी अगर सख्त गुफ्तगू हो रही है तो ये तो सिर्फ जिसको कहते हैं ना इलेक्शंस के दौरान जो तकरीरों में तकारीर में मिर्च मसाला डालना होता है, ये वही बात है। तो क्या आप भी इससे इत्तेफाक करेंगी कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये सिर्फ एक इलेक्शन के माहौल में वर्कर्स को, सपोर्टर्स का खून गरमा रही है? ये टिकटॉक और अली जो क्या है उल्टी गिनती जो है, इसको हम ज़्यादा अहमियत ना दें? जी बहुत शुक्रिया आरफा साहिबा। देखिए जी, बात ये है कि इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर मुख्तलिफ बातें होती हैं, और इलेक्शन कैंपेन में आप अपना एक मंशूर पेश करते हैं। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने AJK के लिए अपना एक मंशूर पेश किया, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि उनकी हक़ हाकमियत और हक़ रोज़गार बहुत ज़रूरी है, और दिस इज़ हिज़ विज़न फॉर AJK। और यही विज़न था जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का था, जब उन्होंने 1974 का इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसके नतीजे में लेजिस्लेटिव असेंबली आई, और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना और तमाम चीज़ें। और ज़ाहिरी बात है, क्योंकि AJK और गिलगित बाल्टिस्तान ये दो वैलीज़ हैं जो हमारे लिए हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट भी करती हैं, और पूरी कश्मीर की पॉलिसी जो है इसी से जुड़ी हुई है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैली। अब जो बातें हो रही हैं, वो बातें सिर्फ हवाई फायरिंग नहीं हो रही है, या वो इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं है। These are evidences of blatant rigging in different constituencies. अब बात ये है कि मीरपुर के अंदर जिस तरीके से धांधली की गई और जिस तरीके से कंप्लेंट्स फाइल की गई, जो शवाहिद पे मबनी थी, उस पे PMLN ने पीपल्स पार्टी को अप्रोच किया और कहा कि जी आप हमें दीजिए, हम इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। वो जब हमने इनको प्रोवाइड की तो उसके बाद ही गायब हो गए। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि देखें, अगर यही धांधली और यही रिगिंग अगर जारी और सारी रही मुजफ्फराबाद में, तो फिर हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर यही हुआ कि पहले से 3 गुना ज़्यादा धांधली यहाँ की गई, बल्कि आज के इलेक्शन के अंदर LA27 के अंदर तो बाकायदा बैलेट पेपर्स पकड़े गए हैं, जिसके ऊपर PMLN के ठप्पे लगाए गए हैं, और वो वीडियोस अभी सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, और हमने फौरी तौर पे उसी वक्त हमने इलेक्शन कमीशन को फराहम की हैं। कल के इलेक्शंस के अंदर आरफा, अगर मैं आपको बताऊं तो 34 ऑफिशियल कंप्लेंट्स हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फाइल की हैं टू द इलेक्शन कमीशन, विद एविडेंस, विद वीडियोस, विद पिक्चर्स एंड विद अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब मुझे बताएं शर्मिला साहबा, माफ करिएगा आपकी, अगर मैं हाँ नहीं, मैं आपसे यहाँ एक सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि ये मतलब कि ये तो इलेक्शन कमीशन के मामलात है ना सेटल करने के, आप PMLN पर क्यों गुस्सा उतार रहे हैं? फिर हुकूमत आपकी इलेक्शन करवा ली है, इलेक्शन कमीशन। बड़ी सीधी सी बात है आरफा कि PMLN कर रही है धांधली और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर नोटिस लेने को तैयार नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, जिन हलकों में पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जिन हलकों में पीपल्स पार्टी के मजबूत कैंडिडेट थे, जो विनिंग सीट्स थी, वहां पर पोलिंग एजेंट्स नहीं पहुंचते 12 बजे तक, वहां पर बैलेट पेपर्स नहीं पहुंचते 12 बजे तक, वहां पर ये बहाना बना दिया जाता है कि जी मौसम खराब है, वोटर्स पहुंच जाते हैं, पोलिंग का अमला नहीं पहुंचता। ये कोई अजीब सी बात नहीं है? इज़न्ट दिस रिगिंग? दूसरी चीज ये है कि चले मैं उस बात को भी एक तरफ रखती हूँ कि इनके वफाकी वज़रा वहाँ पहुँच रहे हैं, कभी मोटरवेज अनाउंस कर रहे हैं, कभी चीफ मिनिस्टर पंजाब वहाँ पर जा रही हैं और 10 ग्रीन बसेस वहाँ पर पहुँचा रही हैं। दिस इज़ ऑल प्री पोल रिगिंग। मैं तो अभी इसकी बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो आ रही हूँ कि जो पोलिंग डे के हवाले से जो रिगिंग के शवायद हैं वो। अब अगर ये समझते हैं कि हम इनके इत्तेहादी हैं, हम इनके साथ बैठे, हमने इनको हुकूमत बनाने में सपोर्ट दी,
تو آج ٹھیک جو ان کی دھاندلی ہو رہی ہے، جو یہ ریگنگ کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم خاموش بیٹھ جائیں گے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے ہمیں بالکل اندازہ تو ٹھیک تھا کہ یہ دھاندلی کریں گے، لیکن اس حد تک کریں گے اور اس ڈٹائی کے ساتھ کریں گے، دیکھیے یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، کیونکہ خاص طور پہ اے جے کے اندر جو اس وقت موجودہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو حالات ہیں، اس میں اگر آپ لوگوں کا مینڈیٹ چھینیں گے اور ایک فیک حکومت بنانے جا رہے ہیں، جو یہ کوشش کر رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے ایک سمپل میجورٹی تو یہ لے گئے نا، کیونکہ سیٹیں تو چوری کری ہیں، تو اس جی کے اندر اس ویلی میں مزید اشتعال پھیلے گا۔ پیپل ول ناٹ ایکسیپٹ بالکل دیم۔ ٹھیک، ویل جسٹ کم بیک ٹو دیٹ شرمیلا صاحبہ، ذرا ہم زرقا صاحبہ کو بھی گفتگو میں اگر آپ اجازت دیں تو شامل کر لیں۔ جی زرقا صاحبہ، آپ نے سنی بات شرمیلا صاحبہ کی؟ باتیں تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو آج کل بہت پسند آ رہی ہوں گی، دھاندلی کا بھی ذکر ہو رہا ہے، پری پول پوسٹ پول کاؤنٹنگ کے مسائل، آل فیملیئر ٹیریٹری فار پی ٹی آئی۔ جی بہت شکریہ عارفہ نور صاحبہ۔ دیکھیے بات یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مقافات عمل۔ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، اب ان کے اپنے ساتھ آپس کی ان کی لڑائی پڑ گئی۔ یعنی دیکھیے عوام کا مینڈیٹ تو اس ملک میں ہر باری جب الیکشن ہوتے ہیں تو جو ہارنے والی پارٹی ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ ہی کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، لیکن کوئی لمٹ ہوتی ہے نا۔ اس دفعہ جو 2024 8 فروری کے الیکشن تھے، اس میں تو جس طرح سے دھاندلی ہوئی اس کی کوئی نظیر نہیں ملی، اور جس طرح سے فارم 47 کے حوالے سے اب تو دیکھیں نا، بلاول بھٹو صاحب نے خود کہہ دیا نون لیگ کو، یعنی مطلب مان لیا کہ فارم 47 کی یہ حکومت ہے۔ تو اصلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم سب سیاسی پارٹیاں اس ملک کی سیاسی پارٹی، اور ایسے موقع پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو ابھی بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ یہ جس سسٹم کو چلا رہے ہیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے، یہ سسٹم ان کو بھی اب کاٹ رہا ہے۔ جو اتنے انہوں نے مزے کیے پچھلے 3.5 سال، اور جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، سب کے سامنے ہے کہ کیا ہوا، اور وہ دیکھیے نا، جس کو اللہ ہرائے اس کو کون ہرا سکتا ہے۔ تو انہوں نے سب کچھ کرنے کے بعد ہمارے ساتھ زیادتی، آئین اور قانون کو انہوں نے توڑا، طرح طرح کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، جوڈیشری سے لے کر الیکشن کمیشن سے لے کر ہر چیز کو انہوں نے پامال کیا۔ تو اب نتیجہ کیا ہے؟ ملک نہیں چل رہا، اکانومی نہیں چل رہی۔ کیوں نہیں چل رہی؟ اس لیے زرقا نہیں چل صاحبہ، پھر اس کے اندر تو آپ لوگوں کی حکومت جو کے تو پی ہم میں ہے آتے اس ہیں کو نا، بھی شامل کرنا پڑے گا۔ سسٹم اگر آپ باقی ہماری 3 میں نہیں چل رہا تو وہاں بھی نہیں چل رہا۔ نہیں تو میں تو مقدمہ یہی کر رہی ہوں نا، ہاں میں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ برے ہیں، میں نے کہا ہے کہ تینوں سب سیاسی پارٹیوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے ٹھیک ہے، اور اکٹھے مل کے اس ملک کو چلانا ہے۔ دیکھیے اگر سیاسی پارٹیاں آپس میں نہیں بیٹھیں گی، اب اچکزئی صاحب کہتے ہیں مذاکرات کریں، علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں مذاکرات کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حکومت سیریس نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچکزئی صاحب نے آفر کیا شہباز شریف صاحب کو نیشنل اسمبلی میں جا کے، رانا ثناء اللہ کو، کہ آپ ہم سے مذاکرات کریں، مل جل ویل کے بیٹھے۔ جسٹ کم دیکھیں ٹو دیٹ زرقا صاحبہ، اگر آپ اجازت دیں مجھے یہاں بریک لینے جی کے جی بعد ہم گفتگو تینوں مہمانوں سے جاری رکھیں گے۔